वृंदा काफी अच्छे से तैयार होकर बाहर जा रही थी। वृंदा को इतने अच्छे से तैयार देखकर उसकी सास संध्या उसे टोकती है और बोलती है, बहू इतना सज धज के कहाँ जा रही है? कहीं जाने से पहले बता तो दिया कर। माँ जी, वो बताना भूल गई। जल्दबाजी में प्लान बनाया मेरे दोस्तों ने, इसलिए दिमाग से ही निकल गया। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई। वो क्या है ना, मेरी एक दोस्त के बेबी का बर्थडे है, वहीं जा रही हूँ मैं। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन ये बता तूने अपनी मांग क्यों नहीं भरी? तुझे पता है ना अब तू कुंवारी नहीं है, अब तेरी शादी हो चुकी है। ऐसे अच्छा लगता है क्या सूनी मांग के साथ बाहर जाना? माँ जी, आपके समय में था कि सुहागन को सिंदूर लगाना ही होता है, लेकिन अब के टाइम में ये सब चलता है। अब बस सिंदूर न लगाने से ये थोड़ी बदल जाएगा कि मैं एक शादीशुदा हूँ। बहू औरतों का गहना होता है सिंदूर, और सूनी मांग रखना कोई अच्छी बात नहीं है। इसे अच्छा शगुन भी नहीं माना जाता है, इसलिए जा जाकर अपने कमरे से सिंदूर लगा ले, फिर जहाँ जाना हो जा। माँ जी, आपको अभी ही ये सोनी मांग का ज्ञान देना ज्यादा जरूरी है क्या? आप बाद में भी तो समझा सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बाद में दोबारा भी समझा दूंगी। अभी जो बोला है मैंने तो बस वो कर। माँ जी रहने दो ना, मैं तो ऐसे ही जा रही हूँ। कुछ भी अपशगुन नहीं होता और मेरा फैशन भी खराब हो जाएगा। घर के किसी फंक्शन तीज त्योहार में तो मेरी मांग सुनी नहीं रहती ना। बहू तू समझ क्यों नहीं रही है? अरे मैं तेरी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। मैं तुझे कभी किसी चीज में नहीं टोकती हूँ, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुझे टोकूंगी भी और रोकूंगी भी। माँ जी ठीक है, मैं बर्थडे से वापस आऊंगी तो लगा लूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। हाँ सॉरी, आपकी बात नहीं मानी। बाय माँ जी। अरे बहू मेरी बात मान ले, ऐसे बहू की सूनी मांग अच्छी नहीं लगती है। संध्या अपनी बहू को बोलती रह जाती है, लेकिन वृंदा उसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। वृंदा एक बहुत ही मॉडर्न लड़की थी, जो कि शादी के बाद भी नॉर्मल लड़कियों की तरह ही रहती थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था एक शादीशुदा लड़की की तरह रहना, और यही बात वृंदा की सास संध्या को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा अपनी बहू को टोकती और वृंदा हमेशा अपनी बहू की बात को नकारती रहती। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद वृंदा अपने पति विक्की के साथ घूमने तैयार होती है, लेकिन वृंदा ने काफी ज्यादा छोटी ड्रेस पहनी थी। ये देखकर विक्की कहता है, बिंद्रा ये तुमने क्या पहन लिया है? हम नॉर्मल घूमने जा रहे हैं, अरे किसी हाई क्लास पार्टी में नहीं जा रहे। जाओ चेंज कर आओ, मैं ऐसे नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। यार विक्की, तुम तो ऐसे मत बोलो। मैंने कुछ भी पहना हो उसे क्या लेना देना। और तुम्हें तो पता है ना, मैं शादी से पहले भी ऐसे कपड़े पहना करती थी, तब तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो अब क्या हुआ? अरे शादी से पहले बात कुछ और थी, तब तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो। 4 लोगों के आगे मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मेरे दोस्त तुमसे मिलेंगे तो क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में? तुम्हें अपनी बीवी से ज्यादा अब लोगों की भी पड़ी है। मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे विक्की, मैं किसी दूसरे आदमी के साथ थोड़ी घूमने जा रही हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही जा रही हूँ ना। हाँ तुम मेरे साथ जा रही हो, लेकिन आते जाते लोग रास्ते में खड़ा हर इंसान तुम्हें देखेगा। अरे किसी की कैसी नजर है, बुरी नजर है, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें बुरी नजर से देखे। अच्छा, बस तुम नहीं चाहते हो तो मैं वो ना करूँ जो मुझे अच्छा लगता है। विक्की देखो, हमें कार में जाना है, एक रेस्टोरेंट में बैठना है, खाना पीना है और घर वापस। अब इसके लिए तुम मुझसे कपड़े चेंज करने को बोल रहे हो? ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात ही नहीं माननी है तो मत मानो। मैं कहीं नहीं जा रहा घूमने, घर में ही बैठकर इधर उधर घूमती रहो, ठीक है? विक्की यार प्लीज ना, तुम इतनी छोटी सी बातों का इतना बड़ा बवाल क्यों बनाते हो? चलो ना। अगर तुम अपने आप को जिद्दी समझती हो तो ठीक है, अपनी जिद दिखाती रहो। मैं भी नहीं मानने वाला हूँ तुम्हारी बात। जा रहा हूँ मैं सोने। विक्की इतना बोलकर सोने चला जाता है। वृंदा सबसे ज्यादा अपने आप को ही मानती थी, इसीलिए वो अपने आगे किसी की नहीं सुनती थी। कुछ दिनों बाद विक्की ऑफिस से आ रहा था कि तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में विक्की की डेथ हो जाती है। जैसे ही ये खबर विक्की के घर वालों को मिलती है, संध्या का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनके घर में रिश्तेदार, आस पड़ोस के सभी लोग आते हैं। विक्की की शोक सभा में सब लोग बैठे थे। तभी संध्या की पड़ोसन रामा आती है और कहती है, संध्या, तेरी बहू की मांग सुनी तो हो गई है। अब जो उसके नाम का सिंदूर लगाया है उसे हटा दे। दूर हट तुम मुझसे। अरे तब तो तूने कभी मेरे बेटे के बारे में सोचा नहीं, जब वो जिंदा था, तेरे पास था। अब जब वो चला गया है, यहाँ मेरे पास आकर अपने झूठे आंसू दिखा रही है।
तेरी बहू भी तो तेरे बेटे का नाम का सिंदूर लगाती ही होगी, लेकिन अब जाने वाले को कोई रोक पाया है जो हम उससे कुछ कर सकते हैं? वृंदा बेचारी पर तो आसमान टूट गया। गम का अंधेरा भी इसका खुद का किया हुआ है। हमेशा खुद को आगे रखने की जिद से यहाँ ले आई है और अब यहाँ पे झूठे आंसू दिखाकर खुद ही मासूम बन रही है। संध्या, हिम्मत से काम ले, भगवान है, ऊपर से सब देख रहा है। तू खुद ऐसी हो जाएगी तो तेरी बहू को कौन संभालेगा? चल अब चुप हो जा। दूर हट जा मेरी नजरों के सामने से। मैं तेरी शक्ल तो क्या, तेरा यहाँ रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। संध्या, तू इतना रोएगी तो तेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। रुक, मैं तेरी बहू को बुला कर लाती हूँ। अब वो ही तुझे संभाल सकती है, मैं तो तुझे संभाल ही नहीं पा रही। रमा वृंदा को आवाज लगाकर बुलाती है। वृंदा भी रो रो कर काफी ज्यादा बुरे हाल में आ गई थी। वृंदा अपनी सास के पास आती है और अपनी सास को चुप करवाते हुए कहती है, माँ जी, ये सब क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले तो सब ठीक था, लेकिन अब अचानक से ऐसे कैसे हो गया? माँ जी, अब विक्की जी के बिना हमारा क्या होगा? हम कैसे रहेंगे उनके बिना? तू मेरे बेटे के लिए आज तक कभी नहीं सुनी तूने, तो अब ये दिखावा मत कर। इससे पहले कि मैं कुछ करने लग जाऊं, तू मेरी नजरों के आगे से चली जा। संध्या, ये तू क्या बोल रही है? अरे इन सब में तेरी बहू का क्या दोष है? वो थोड़ी चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। तू अपनी बहू को खामखा ही इतना कोस रही है। वो बेचारी तो खुद गम के अंधेरे में है। गम का अंधेरा भी इसका खुद का किया हुआ है। हमेशा खुद को आगे रखने की जिद से यहाँ ले आई और अब यहाँ अपने झूठे आंसू दिखाकर खुद को मासूम बना रही है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? दूर हट जा मेरी नजरों के सामने से। मैं तेरी शक्ल तो क्या, तेरा यहाँ रहना तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। माँ जी, मैं जानती हूँ आपको भी विक्की के जाने का उतना ही दुख है जितना कि मुझे, लेकिन इस समय में हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ना कि एक दूसरे की मुसीबत। तू मेरे बेटे के लिए मुसीबत ही थी। आज तक कभी तूने सुनी नहीं, तो अब ये दिखावा मत कर। इससे पहले कि मैं कुछ करने लग जाऊं, तो मेरी नजरों के आगे से चली जा। अपनी सास की बात सुनकर वृंदा कमरे में चली जाती है। विक्की के जाने के बाद तो सच में पूरे घर की रौनक ही चली गई थी। कुछ दिनों बाद वृंदा अपने कमरे में एक सुहागन की तरह तैयार होकर बैठी, मांग भरकर हाथों में लाल जोड़ा पहनकर बैठी थी। ये सब संध्या देखती है तो वो तुरंत अपनी बहू के पास आती है और उसकी मांग का सिंदूर साफ करते हुए कहती है, बहू, भले ही मैं तुझसे नाराज हूँ, लेकिन मैं तुझे ये सब नहीं करने दे सकती। अरे जब तेरा पति था तब तूने अपनी मांग सुनी रखी और अब मांग भरकर क्या दिखा रही है? माँ जी, मैं तो बहू, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरा बेटा चला गया है और तेरी मांग सुनी हो गई है। अब उसके जाने के बाद उसके नाम का सिंदूर लगाकर मांग मत भर, इससे मेरे बेटे का ही अपमान होगा। वृंदा को अपनी सास की बात समझ आती है और वो अब अपनी सुनी मांग को लेकर बस अफसोस ही करती रह जाती है।